काफी देर तक ढूंढने के बाद संजय को आखिरकार अपनी फिल्म के लिए हीरो और हीरोइन मिल गए थे। लेकिन ये क्या, संजय की नजरें जिस कपल के ऊपर जाकर टिकी थी वो असलियत में कपल था ही नहीं। संजय ने वीरेंद्र और रसिका को पसंद किया था, जो कि समंदर की लहरों और किनारे जैसे थे, मिलकर भी न मिलने वाले। एक मिनट, अगर आप लोगों को यहां शूटिंग करनी है तो कीजिए। सुनसान सड़क। एक मिनट, अगर आप लोगों को यहां शूटिंग करनी है तो कीजिए ना, आपने हमारा रास्ता क्यों काटा है? वीरेंद्र ने हैरान होकर संजय और सैम की तरफ देखकर कहा। तभी सैम ने मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ डाला और कहा, क्योंकि मेरे दोस्त, हमें हमारे हीरो और हीरोइन मिल गए हैं। ये सुनकर रसिका सरप्राइज हो गई। उसे सैम की बातें समझ नहीं आ रही थी। हम बहुत देर से परेशान हो रहे थे, लेकिन हमें यहाँ कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम अपनी फिल्म में तुम दोनों को कास्ट करेंगे। ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। रसिका भी हैरान हो गई और वीरेंद्र की तरफ देखने लगी। मैंने कार के अंदर बैठे बैठे तुम दोनों को देख लिया था। दूर से देखकर ही नजर आ रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इतनी इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतना प्यार। सच में ये सब फिल्मी बातों की तरह लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसे कपल होते हैं, मुझे आज पता चला। संजय जिस तरीके से वीरेंद्र और रसिका के बॉन्ड को बयान कर रहा था, उसका कोई मैच नहीं था। यह सब सुनकर वीरेंद्र का दिमाग खराब हो गया और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। दूसरी तरफ रसिका भी काफी सरप्राइज थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 2 मिनट पहले फिल्मों की इतनी बात करते करते अगले पल उसके पास सच में एक फिल्म में काम करने का ऑफर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों फिल्म में काम करने के लिए मना करोगे। इसीलिए क्यों ना हम सीधा लोकेशन पर जाकर शूटिंग शुरू कर दें? सैम ने पूछा। एक मिनट रुकिए। तभी वीरेंद्र ने चिल्लाकर कहा। यह सुनकर संजय और सैम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप लोग? अरे सड़क पर चलता कोई भी इंसान दिख जाएगा तो आप उसे अपनी फिल्मों में काम करने के लिए ले लेंगे क्या? वीरेंद्र ने नाराज होकर कहा। और आप लोग जैसा हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम आपकी फिल्म में कोई काम वाम नहीं करने वाले। इसलिए प्लीज हमारे रास्ते के सामने से हटिए और हमें यहां से जाने दीजिए। वीरेंद्र ने सीधे मुंह कहा। लटक गया। दूसरी तरफ रसिका का भी थोड़ा मूड खराब हो गया। अरे वीरेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ये लोग कितने बड़े लोग हैं? ये डायरेक्टर लोग हैं, मुंबई से आए हैं। यहाँ पर आकर ये हमसे बात कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। वरना ऐसे डायरेक्टर्स के दर्शन तो बड़े बड़े एक्टर्स को भी नहीं मिल पाते। रसिका ने वीरेंद्र को समझाते हुए कहा। चुप रहो और इन लोगों के सामने ज्यादा इनकी बड़ाई मत करो, वरना ये हमारे सिर पर और ज्यादा चढ़ेंगे। इन्होंने सोचा होगा कि हम तो गांव के लोग हैं, तो ये लोग जो कुछ भी हमारे सामने आकर बोलेंगे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगा। रसिका और वीरेंद्र को आपस में बात करता देख संजय का दिमाग खराब हो रहा था। तभी वो धीरे से सैम को बोला। सैम यार, ये तो मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? फिर फिल्म डूब जाएगी भाई, कितने पैसे लगे हमारी फिल्म पर। तभी सैम ने अपना सिर हिलाकर कहा, आप घबराइए मत, मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद वो नरमियत से वीरेंद्र से बोला, देखो यार, प्लीज मना मत करो। ये फिल्म बहुत बड़ी है, इस पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। हमारी एक्ट्रेस ने एंड मोमेंट पर हमें धोखा दे दिया, इसलिए हम इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम मुंबई के किसी एक्टर को लेंगे तो वो मना कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल लोगों को कास्ट करने के लिए आए हैं। जब वीरेंद्र ने सैम के मुंह से ये सब सुना तो उसकी भौहें एकदम तन गई। एक्ट्रेस का नाम सुनते ही उसके दिमाग में सीधा करिश्मा का ख्याल आया। उसको करिश्मा के मुंह से कही हुई कुछ कुछ बातें याद आने लगी।
मैं उस फिल्म में काम नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं अपनी टीम से अलग हो गई हूँ और मैं वापस उन लोगों से मिलूंगी भी नहीं। जब वीरेंद्र को यह सब याद आया तो उसके होश उड़ गए। अच्छा, तो इसका मतलब करिश्मा ने इन्हीं लोगों को धोखा दिया है। इन सबको छोड़कर वो पहाड़ों में कहीं निकल गई है। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। किस्मत उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने उम्मीद भी नहीं की थी। तभी वो अपना सिर पकड़ते हुए बोला, सच में करिश्मा ने ठीक कहा था। आज मुझे उसकी जिंदगी एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है और मैं तो अभी से परेशान हो गया। पता नहीं वो बेचारी कैसे ये सब झेलती होगी। फिल्म का नाम सुनते ही रसिका फौरन एक्साइटेड हो गई और वीरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, वीरेंद्र, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो ना। ये लोग बहुत बड़ी दिक्कत में हैं इस वक्त। ऐसे में हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो चुपचाप इस रोल के लिए हाँ कर दो और शूट पर चलो, ठीक है? रसिका के मुंह से ये सब सुनकर वीरेंद्र शॉक्ड रह गया और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, स्टॉप इट रसिका, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं करने वाला। मैंने आज तक ये सब नहीं किया और ऊपर से एक सन्यासी हूं मैं। लोगों में मेरा नाम है। अगर सबको इस बारे में पता चला तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। वीरेंद्र पूरे तरीके से अवेयर था कि ये कदम उठाकर वो अपने सन्यासी जीवन को बहुत बड़े रिस्क में डाल देगा, तो उसने सीधे मुंह रसिका को मना कर दिया। ये सुनकर सैम का चेहरा उतर गया और वो रिक्वेस्ट करते हुए बोला, देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये सब सिर्फ नाटक के लिए कर रहे हो। एक्टिंग सिर्फ नाटक होता है, झूठ होता है, उसमें कुछ भी सच नहीं होता। और ये देखो ना कि तुम कितने लोगों का भला कर रहे हो। अगर तुम इस रोल के लिए हाँ कर दोगे तो हमारे पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे। हमें कितना नुकसान होते होते रह जाएगा, वरना हम सब बहुत सफर कर जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझो। सैम अपनी बातों में वीरेंद्र को बहकाने की कोशिश कर रहा था। अचानक तभी पीछे से मुखिया खुशी खुशी चलता हुआ आया और आते ही संजय से उसने पूछा, क्या हुआ डायरेक्टर साहब, मिल गए आपको आपकी फिल्म के लिए हीरो हीरोइन? इतना कहकर जब उसने वीरेंद्र और रसिका को वहां पर देखा तो एकदम शॉक्ड रह गया। मुखिया को भी अपने सामने देखकर वीरेंद्र को यकीन नहीं आ रहा था। ओह शिट, ये जोकर यहाँ पर क्यों आ गया? वीरेंद्र ने मन में सोचा। वीरेंद्र को रसिका के साथ देखकर मुखिया की आंखें बाहर आ चुकी थी। मुखिया के रिएक्शन से संजय को कुछ अजीब लगा और उसने फौरन पूछा, क्या हुआ मुखिया जी, आपको हमारे हीरो हीरोइन पसंद नहीं आए क्या? मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे, बस मुझे इनकी हाँ का इंतजार है। तभी मुखिया ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बस ऐसे ही मैं इनको देखता रह गया। और अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ, इसलिए। तभी सैम ने स्माइल करते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? फौरन वीरेंद्र बोल पड़ा, जी मैं जानता हूँ मुखिया जी को, बहुत बार मिल चुके हैं हम, हमारी काफी अच्छी दोस्ती है। वीरेंद्र ने ताना कसते हुए कहा। तभी मुखिया ने उसे आंखें दिखाकर बोला, हाँ ठीक कहा, मैं भी वीरेंद्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इस लड़की को नहीं जानता। पहली बार मैंने वीरेंद्र को किसी लड़की के साथ देखा है, शायद इसकी दोस्त है। मुखिया ने सीधा रसिका को टारगेट किया। वीरेंद्र उसका इशारा समझ गया। साफ साफ पता चल रहा था कि मुखिया वीरेंद्र की इमेज खराब करना चाह रहा था। वीरेंद्र घुन्ना कर मुखिया को देखने लगा और उसके बाद सबको बताते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, रसिका बस मेरे आश्रम आई थी। उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने के लिए ही जा रहा था। वीरेंद्र ने बात को क्लियर कर दिया। रसिका इस बात पर उसकी शक्ल देखने लगी, उसके बाद उसने अपनी नजरें नीची कर ली। तभी संजय ने स्माइल करते हुए कहा, ओह कोई बात नहीं, वरना हम तो इतनी देर से समझ रहे थे कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और लवर्स हो। सच में तुम दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। यह सुनकर रसिका के मन में ख्याल आया और वो अपने आप से बोली,
केमिस्ट्री, फिल्म। अरे हाँ, अगर हमें ये मौका मिल जाए तो मैं वीरेंद्र के क्लोज जा सकती हूँ। मतलब शूट की मदद से उसको भी पता चल जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और जब बाकी सब लोग इस बारे में कहेंगे तो वीरेंद्र को भी एहसास होगा। उसके बाद वो शिवानी को भूलकर मेरी तरफ आने लगेगा। रसिका को मौके पर चौका मारना था। वहीं दूसरी तरफ मुखिया भी अपनी जुगाड़ में था। सन्यासी होकर वीरेंद्र जब शूटिंग करेगा तो उसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। उसकी इसी बेइज्जती का तो मुझे फायदा उठाना है। देवकीनंद ने अपने मन में कहा। उसने अभी से वीरेंद्र को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। खैर, अब जो भी हो, आप लोगों को पता चल गया ना कि मेरे और रसिका के बीच में कुछ नहीं है। तो अब हमें परेशान करना बंद कीजिए। गांव में काफी अच्छे अच्छे जोड़े रहते हैं। आपको अपनी फिल्म के लिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इसलिए आप हमारे रास्ते से हट जाइए ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ पाए। वीरेंद्र जाने के लिए तैयार होने लगा, तभी उसको रसिका ने फिर से रोक दिया। वीरेंद्र प्लीज, उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो ना। और उसमें बुराई ही क्या है? बस एक्टिंग ही तो करनी है। अगर तुम्हें नहीं आती तो ये सिखा देंगे, है ना सर? रसिका ने सैम से पूछा। तभी सैम अपना सिर हिलाने लगा और बोला, बिल्कुल, हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। कपड़े, मेकअप, ये सब कुछ हमारी तरफ से होगा। तुम्हें बस वहां पर जाकर खड़ा होना है और हम जो कहें वो करना है। हाँ वीरेंद्र, मान लो ना इनकी बात। वैसे भी एक बार की ही तो बात है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल हो रहा है ना, तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे अंदर करवा दूंगा और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि वो बोलने के लायक नहीं रहेगा। मुखिया ने फुल गारंटी के साथ कहा। मुखिया के मुंह से ये सब सुनकर वीरेंद्र काफी हैरान था। इस बुढ़े के मुंह से ये सब सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है। इसके मुंह को ये सब शोभा नहीं देता। आज तक इसने मेरा बुरा करने के अलावा कुछ नहीं किया, तो अब इसको अचानक से मेरी भलाई करने की कहां से याद आ रही है? वीरेंद्र हैरान होकर अपने आप से बोला। सब कुछ छोड़-छाड़ कर संजय ने वीरेंद्र का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे नम भरी आंखों से देखकर कहा, देखो वीरेंद्र, हम लोग तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहे। हम सच में इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं। अगर तुम हमारी मदद कर दोगे तो हम सबकी लाइफ इस वक्त बच जाएगी और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम इस छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में एक बंगले और महंगी गाड़ी के साथ में रह सकते हो। तुम जहां चाहो वहां घूम सकते हो। इतने पैसे होंगे कि तुम जिंदगी भर भी बिना कुछ काम किए आराम से बैठकर खा सकते हो। तुम अपने हर अधूरे सपने को पूरा कर सकते हो जिसको तुमने अपनी हैसियत को देखते हुए आज तक अधूरा छोड़ा था। संजय की बातें सुनकर वीरेंद्र की आंखें बाहर को आ गई। ये सब कुछ वही था जो वीरेंद्र को हमेशा से चाहिए था। पैसा, गाड़ी, महंगा घर। क्या वीरेंद्र शूटिंग के लिए हाँ कर देगा? क्या रसिका अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? दूसरी तरफ मुखिया के मन में क्या चल रहा था? इस मौके का फायदा वो कैसे उठाने वाला था? शूटिंग के लिए हाँ करके क्या वीरेंद्र नागराज को नाराज कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वीरेंद्र इस वक्त बहुत ही मुश्किल घड़ी में था। उसे इस वक्त एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना था। चॉइस में उसके पास दो ऑप्शंस थे। एक तरफ उसका नागराज से किया हुआ वादा, जहां वो एक सन्यासी का जीवन बिताकर इस दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी बनने वाला था, और दूसरी तरफ उसकी संसारी चाहतें, जहां पर उसको खूब पैसे, महंगा घर, गाड़ी, ऐशो आराम चाहिए थे। उसको अपना ये सपना पूरा करने का मौका मिल गया था, और वो मौका था संजय की फिल्म में एक्टिंग करना। हालांकि वीरेंद्र इस बात को टालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। एक तरफ रसिका को वीरेंद्र के करीब आने का मौका मिल रहा था, और दूसरी तरफ था गांव का मुखिया देवकीनंद, जो इस मौके का फायदा उठाकर वीरेंद्र की बदनामी करवाना चाहता था।
इसी कश्मकश में उलझा वीरेंद्र अपनी उंगलियों को आपस में कुलबुला रहा था। वो सैम और संजय को क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। देख लो वीरेंद्र, तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील ना हो तो रहने देना। रसिका ने वीरेंद्र के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तभी वीरेंद्र ने अपना हाथ वापस छुड़ा लिया और उससे कहा, तुम थोड़ी देर चुप रहोगी। अचानक तभी सैम के दिमाग में एक आइडिया आया और वो रसिका की बात को पकड़कर बैठ गया। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि रसिका बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें कम से कम एक बार ट्राई तो करना चाहिए। अगर पसंद ना आए तो तुम ये काम आगे मत करना। यह सुनकर वीरेंद्र थोड़ा हैरान हो गया। दूसरी तरफ संजय को भी सैम की बात समझ में नहीं आई थी। वो उसके कान में धीरे से बोला, सैम, ये तो क्या बोल रहा है? अगर इसको इतनी छूट देगा तो सच में ये फिल्म नहीं करेगा। एक तो सीन करके भाग जाएगा। तभी सैम ने संजय को समझाते हुए कहा, अरे सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमें ना नहीं करेगा। इसके साथ एक शॉर्ट सीन करने के बाद ही हम इसको फौरन उसकी पेमेंट दे देंगे और थोड़ी ज्यादा कर देंगे। जब इसको पैसों का लालच आएगा ना, तो ये खुद हमारे साथ पूरी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। सैम की पूरी स्कीम सुनकर संजय के दिमाग के घोड़े दौड़ पड़े। वो उसकी बात पर सिर हिलाने लगा और आपस में वो दोनों स्माइल पास करने लगे। देखो, थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा और हमें अपने सारे शॉट सूरज की रोशनी में लेने हैं, इसलिए प्लीज जल्दी डिसाइड कर लो, सैम ने वीरेंद्र से कहा। तभी मुखिया वीरेंद्र के करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वीरेंद्र, तुम घबराओ मत। अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो मैं संभाल लूंगा। तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। अगर तुम्हें अच्छा महसूस ना हो तो तुम मना कर देना। वीरेंद्र का दिमाग अब खराब हो रहा था। उसके ऊपर इतने सारे लोग प्रेशर डाल रहे थे। तभी वो मन में अपने आप से बोला, क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मौका अच्छा भी लग रहा है मुझे, पर बुरा भी। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं, मुझे एक बार वो मानकर तो देखना चाहिए। क्या पता मुझे ये सब करना अच्छा लगे। बोलो वीरेंद्र, तुमने क्या सोचा? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर ना करना है तो ना करो और हाँ करना है तो हाँ करो, लेकिन कम से कम सबका वक्त तो बर्बाद मत करो। रसिका ने थोड़ी सख्ती से कहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी वीरेंद्र ने ऊंची आवाज करके कहा। यह सुनकर सभी लोगों के दिल की धड़कन बढ़ गई। सबसे ज्यादा संजय और सैम की फट रही थी। दूसरी तरफ मुखिया भी वीरेंद्र के फैसले को सुनने के लिए बेकरार था। और रसिका, उसकी तो पूरी सांसें वीरेंद्र के फैसले पर टिकी थी। मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा, वीरेंद्र ने एक सांस में कह दिया। यह सुनकर सैम और संजय का चेहरा लटक गया। रसिका और मुखिया को भी उनके जितना ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वीरेंद्र के ना करने से अब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाले थे। शायद मुझे लगता है कि मैं इस फिल्म में काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे पास अपनी परेशानी को लेकर आए हैं और एक सन्यासी होने के नाते मैं सबकी परेशानियों का हल निकालता हूं, इसीलिए मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। वीरेंद्र का आधा अधूरा फैसला सुनकर संजय और सैम ने सभी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब उन्होंने वीरेंद्र का पूरा डिसीजन सुना तो उनको एक बार फिर से उम्मीद की किरण मिल गई। इसीलिए उनका चेहरा खिल उठा। दूसरी तरफ रसिका भी वीरेंद्र के इस फैसले से बहुत खुश थी। वो खुशी के मारे उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात का मान रखा। तभी वीरेंद्र ने उसको लुक देते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी बात का मान नहीं रखा है, बल्कि उनकी बात का मान रखा है। और अभी भी कुछ पक्का नहीं है कि मैं आगे काम कंटिन्यू करूंगा भी या नहीं। इस बात पर रसिका ने एक अनकंफर्टेबल सी स्माइल दे दी।
लेकिन वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी। कोई बात नहीं वीरेंद्र, भले ही तुम एक शॉट करके उनके साथ काम करने के लिए मना कर देना, लेकिन उस एक शॉट में ही मैं तुम्हारे ऊपर अपना ऐसा जादू चलाऊंगी ना कि तुम उस शिवानी को भूलकर मेरे पीछे पीछे ही भागोगे। थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाई, हमारी बात मानने के लिए। वरना हमारी फिल्म तो डूब मरती। अब जल्दी से हमारे साथ लोकेशन पर चलो और शूटिंग शुरू कर दो। चलो गाइस, सब तैयार हो जाओ, सैम ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा। हालांकि वीरेंद्र ने उनको हाँ कर दी थी, लेकिन वो इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। वीरेंद्र चुपचाप उन लोगों के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गया। वीरेंद्र संजय की पूरी टीम और मुखिया के साथ लोकेशन पर पहुंच गया था। जो लोकेशन शूट के लिए चूज की गई थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ये पहाड़ी का ऊपरी वाला इलाका था जहां पर ज्यादा ठंड नहीं थी। हल्की हल्की सूरज की रोशनी पहाड़ के सरफेस पर आकर हिट कर रही थी। खुशकिस्मती से आसमान में रेनबो निकला हुआ था, जिसकी वजह से सीन और ज्यादा ड्रीमी लग रहा था। संजय और उसकी पूरी टीम काम पर लग गई थी। कैमरा सेट हो चुके थे, एक्टर एक्ट्रेस को उनके कपड़े दे दिए गए थे और उनको क्या करना था इस बारे में भी समझा दिया गया था। वीरेंद्र ने एक बहुत ही फैंसी सी जैकेट और नीचे पैंट पहनी हुई थी। उसने आज तक इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए वीरेंद्र उन लग्जरियस कपड़ों में एक अलग ही इंसान लग रहा था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। सेट पर हर कोई वीरेंद्र को ही देख रहा था। उसके ऊपर से लड़कियों की तो क्या, लड़कों तक की नजरें नहीं हट पा रही थी। लेकिन कॉन्शियसनेस और शर्म की वजह से वीरेंद्र अपनी कुर्सी पर एक साइड में बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रसिका का मेकअप अभी भी पूरा नहीं हुआ था। आर्टिस्ट उसके चेहरे पर अभी भी हल्की फुल्की टचेस दे रहा था। रसिका ने शिफॉन की एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी खूबसूरत अदाकारा से कम नहीं लग रही थी। वीरेंद्र ने भले ही शूट के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन अंदर से उसको अभी भी अजीब सा लग रहा था। पता नहीं ये मेरा फैसला सही है या नहीं। प्रेशर में आकर मैंने इन लोगों को हाँ तो कर दिया, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वो जगह नहीं है जहां मुझे होना चाहिए। वीरेंद्र अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के ऊपर टिकाकर बैठा हुआ था और इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। अचानक तभी उसे करिश्मा का ख्याल आया। करिश्मा, क्या मुझे इन सबको करिश्मा के बारे में बता देना चाहिए कि मैं उससे मिला हुआ हूं और उसने इन लोगों के साथ काम करना क्यों छोड़ा? शायद तब ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। वीरेंद्र इस चीज को लेकर काफी होपफुल हो गया था, लेकिन तभी उसे करिश्मा की कही हुई एक बात याद आ गई। जाते जाते उसने वीरेंद्र से कहा था, और हाँ, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ वीरेंद्र, तुम इस बारे में किसी को भी बताना मत कि मैं तुम्हारे आश्रम आई थी, क्योंकि हो ना हो मेरी फिल्म की टीम यहीं कहीं घूम रही होगी। क्या पता कि तुम्हारा उन सबसे राब्ता हो जाए। इसलिए प्लीज उनको मेरे बारे में बिल्कुल भी मत बताना कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ और उनसे क्यों बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में जानकर वो लोग मेरा पीछा करते हुए आए। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम किसी से भी ये बात शेयर नहीं करोगे। वीरेंद्र ने इस बात पर अपना सिर हिला दिया और स्माइल करते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे यहां आने की खबर किसी को भी नहीं दूंगा। वीरेंद्र ने करिश्मा को वचन दिया था, इसलिए अब जब उसको अपने इस प्रॉमिस के बारे में याद आया तो वीरेंद्र का चेहरा लटक गया और वो अपना सिर पकड़ते हुए बोला, क्या यार, मैंने उसे क्यों प्रॉमिस किया? करिश्मा की वजह से मैं यहां पर फंस गया हूं और वो तो मजे करने के लिए निकली हुई है। तभी सैम दूर से ही अपनी टीम की एक लड़की के साथ खड़ा हुआ वीरेंद्र को ऑब्जर्व कर रहा था। जरा देखो तो सही इसकी तरफ, इतना डेड बैठा हुआ है। हमारे रोल के हिसाब से ये बहुत ही फीका है सैम, उस लड़की ने सैम को कहा। तभी सैम ने एक लंबी सांस लेकर कहा, मालूम है, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। सन्यासी सन्यासी, अरे व्हाट द हेल इज सन्यासी यार, कुछ नहीं होता ये सब। पता नहीं ये छोटे गांव के लोग हमारी तरह क्यों नहीं सोच सकते।
सैम अनॉयड होते हुए बोला। तभी उस लड़की ने आगे कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि गरीब गांव वालों को कास्ट करके कुछ नहीं होगा। हम वापस मुंबई जाकर ही किसी हाई क्लास लड़का और लड़की को ढूंढ लेते, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो मानना कहाँ था। उस लड़की ने इरिटेट होकर अपने हाथ बांध लिए। तभी सैम के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना फोन निकालते हुए कहा, रुक जाओ जरा, मुझे पता है कि गरीब लोगों को कैसे पटाया जाता है। वो लड़की हैरान हो गई और सैम की शक्ल देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? तभी सैम ने शैतानों की तरह स्माइल करते हुए कहा, बस देखती जाओ, जितना मरा हुआ ये अभी लग रहा है ना, 2 मिनट के बाद तुम्हें खुशी के मारे पागल दिखेगा। वीरेंद्र उदास और परेशान बैठा हुआ था। अचानक तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने रैंडमली जब अपने फोन के नोटिफिकेशन पैनल को देखा तो वो फौरन उछल पड़ा। हैं? ये क्या? 10 लाख रुपए? इतने सारे पैसे मुझे किसने भेजे हैं? वीरेंद्र को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके बैंक अकाउंट में बिल्कुल उसी वक्त किसी ने इतने सारे पैसे भेजे थे। इतने पैसे तो वीरेंद्र ने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। वीरेंद्र अपना फोन खोलकर चेक करने लगा। उसे किसी सम्राट मल्होत्रा के अकाउंट से वो पैसे आए थे। सम्राट मल्होत्रा? ये कौन है और उसने मुझे इतने पैसे क्यों भेजे हैं? वीरेंद्र को मामला समझ नहीं आ रहा था। तभी सैम अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए उसके पास आया और स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ वीरेंद्र? इतने सारे पैसे देखकर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? तभी वीरेंद्र फौरन पलटा और सैम की बात सुनकर सरप्राइज रह गया। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे अकाउंट में इतने पैसे कैसे आ गए? इतने पैसे तो आज तक मैंने नहीं देखे। तभी सैम ने स्माइल करते हुए कहा, परेशान मत हो, वो पैसे मैंने ही तुम्हें भेजे हैं। एडवांस हैं तुम्हारे काम के लिए। जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें इसके 10 गुना पैसे और मिलेंगे। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखें बाहर को आ गई। उसके होश उड़ गए। क्या? इतने सारे पैसे मुझे ये काम करने के लिए मिल रहे हैं? वीरेंद्र ने हैरान होकर पूछा। और नहीं तो क्या? अरे तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस इंडस्ट्री में काम करके तुम मालामाल हो जाओगे। तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। और जरा सोचो, ये तो तुम्हें छोटा सा एडवांस पेमेंट मिला है। आगे आगे तुम्हें और कितने पैसे मिलने वाले हैं तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। पैसों के लालच में आकर क्या वीरेंद्र ने सही कदम उठाया था? क्या करिश्मा कभी लौटकर आने वाली थी? क्या वीरेंद्र पूरी फिल्म की शूटिंग करेगा? क्या पैसों के लालच में आकर वो अपनी छवि खराब कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठे 10 लाख रुपए देखकर वीरेंद्र के होश उड़े हुए थे। इतने पैसे उसने अपनी लाइफ में आज तक न तो देखे थे और ना ही कभी उम्मीद की थी। क्या हुआ वीरेंद्र, इतने शॉक्ड क्यों लग रहे हो? सैम ने उससे पूछा। वो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब पैसे मेरे पास आए कैसे। मैंने आज तक इतने पैसे कभी नहीं देखे, वीरेंद्र ने शॉक की स्थिति में कहा। तभी सैम हंसने लगा और बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत कम पैसे हैं, वो भी तुम्हारा एडवांस है। जैसे जैसे तुम हमारे साथ काम करोगे हम तुम्हारी बाकी की पेमेंट भी करते जाएंगे। अभी तो तुम्हें इसके 10 गुना पैसे और मिलेंगे। तो सोचो, रातों रात तुम करोड़पति बन जाओगे वीरेंद्र। तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। तुम अपने गांव के सबसे अमीर आदमी कहलाओगे। सैम अपनी बातों से वीरेंद्र को दिन में ही सपने दिखा रहा था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से वीरेंद्र को मैनिपुलेट कर दिया था। करोड़ों की बात सुनकर वीरेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर सैम की शक्ल देख रहा था। क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। तभी सैम वीरेंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगा। हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हमारा प्रोडक्शन हाउस मुंबई के टॉप 5 प्रोडक्शन हाउस में आता है। इसलिए तुम लकी हो कि तुम्हें हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है।
वरना बड़े बड़े एक्टर्स को हमारे प्रोडक्शन हाउस के बाहर लंबी लाइन लगाकर ऑडिशन देना पड़ता है, और उसके बावजूद हम उनको सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही चुनिंदा आर्टिस्ट ही काम करते हैं। ये सब सुनकर वीरेंद्र और ज्यादा चौंक गया। सैम लंबी लंबी बातें फेंककर वीरेंद्र के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो और जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। सीन 2 मिनट में शूट हो जाएगा, इसलिए खुद को तैयार रखो। इतना कहकर सैम वहां से चला गया। वीरेंद्र को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी किस्मत 2 मिनट के अंदर ही पलट चुकी थी। उसने आज सुबह इस बात की उम्मीद तक नहीं की थी कि दोपहर तक वो लखपति बन जाएगा। सैम ने जो कुछ भी वीरेंद्र को कहा था, वो एक पल के लिए वो सब इमेजिन करने लगा। एक बड़ा घर, गाड़ी और सुंदर सुंदर लड़कियां वीरेंद्र को घेरे खड़ी हुई हैं। वीरेंद्र के ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। वो आराम से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और सुंदर सुंदर लड़कियां उसके मुंह में अंगूर खिला रही हैं। ये सभी दृश्य वीरेंद्र के दिमाग में नाचने लगे। तभी वो स्माइल करते हुए अपने आप से बोला, अरे वाह वीरेंद्र, तेरी तो नैया पार हो गई। क्या सही निशाना लगाया इस बार तूने। वीरेंद्र खुशी के मारे इधर उधर देखने लगा। आज इतने से पैसे आए, कल को और आएंगे। इसका मतलब मैं कुछ दिनों में करोड़पति बनने वाला हूँ। उसके बाद मैं सबको छोड़ दूंगा, वो आश्रम, ये सन्यासी जीवन और ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मैं बिल्कुल वैसी लाइफ जीऊंगा जिसकी आज तक मैंने इमेजिनेशन की है। मजे ही मजे, जेब में कैश होगा और लाइफ में फुल ऐश होगा। सैम को जो चाहिए था वो उसने कर दिखाया। 2 मिनट के अंदर उसने वीरेंद्र के दिमाग को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। वो खुशी के साथ मुस्कुराते हुए संजय के पास गया और उसको वीरेंद्र की तरफ दिखाते हुए बोला, वो देखिए सर, कैसे पागलों की तरह खुश हो रहा है वीरेंद्र, वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर। तभी संजय शैतानों की तरह स्माइल करने लगा और सैम को बोला, शाबाश मेरे शेर, ये चीज करके तूने बहुत सही किया। अब आप बस कैमरा पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ के मदारी हैं और वीरेंद्र हमारा बंदर। आप बस डमरू बजाना और आप जैसा चाहेंगे वो आपको नाच कर दिखाएगा। सैम ने इतना कहकर संजय के हाथ पर ताली मारी। गाइस, वी आर बिगिनिंग विद द सीन ऑफ वन ऑफ आवर ओपनिंग सॉन्ग। डायरेक्टर अपने कैमरा के साथ तैयार था। सैम ने अनाउंस करके सबको रेडी रहने के लिए बोल दिया। वीरेंद्र कैमरे के सामने खड़ा हुआ था। तभी सैम उसकी तरफ चलकर आया और बोला, वीरेंद्र, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है ना? तुम्हें यहाँ खड़े रहना है, अपनी बाहें ऐसे फैलाकर, और हीरोइन तुम्हारे पास भागती हुई आएगी और तुम्हें उसे अपनी बाहों के अंदर ले लेना है, ठीक है? ये सुनकर वीरेंद्र थोड़ा झेप गया और दबी हुई आवाज में बोला, क्या बाहों के अंदर लेना है? हाँ, और क्या, मैंने तुम्हें समझाया तो था पहले, यही सीन है, तुम्हें यही करना है। वीरेंद्र थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और इधर उधर देखकर बोला, क्या ये चेंज नहीं हो सकता? नहीं मतलब बाहों में लेने की बजाय क्या मैं सिर्फ उसका हाथ पकड़ सकता हूँ? तभी सैम ने इरिटेट होकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वीरेंद्र? यहाँ पर ये सब नहीं चलता। डायरेक्टर की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत चांस दे चुका हूँ, इसलिए अब तुम ये सब बातें करके एंड मोमेंट पर मुझे परेशान मत करो। सैम ने अचानक से रूड होकर कहा। वीरेंद्र को ये थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उसने सैम को आगे कुछ नहीं बोला और हल्के से अपना सिर हिला दिया। चलो ठीक है, वहां देखो, वहां से तुम्हारी हीरोइन चलकर आएगी, देखो वहां पर रसिका खड़ी है। सैम के कहने पर वीरेंद्र ने रसिका की ओर देखा तो वो उसको देखता का देखता रह गया। येलो कलर की शिफॉन साड़ी में रसिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका परफेक्ट फिगर साड़ी के अंदर और ज्यादा खिलकर आ रहा था। उसके लंबे काले बालों को आर्टिस्ट ने कर्ल कर दिया था, जिस वजह से वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आर्टिस्ट ने रसिका के चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप किया था। उसके गुलाबी होठ और गुलाबी गाल मौसम के हिसाब से बिल्कुल सूट कर रहे थे। रसिका जब दूर से चलकर आ रही थी तो सेट पर मौजूद हर कोई उसकी अदाओं का शिकार हो रहा था। यहाँ तक कि संजय और सैम भी रसिका की अदाओं का शिकार हो रहे थे। वीरेंद्र तो रसिका को देखकर शॉक्ड ही रह गया। उसने आज तक किसी लड़की को इतनी अटेंशन के साथ नहीं देखा था। रसिका जब वीरेंद्र के करीब आ गई तो स्माइल करते हुए बोली, वीरेंद्र देखो जरा कितनी प्यारी साड़ी है, कैसी लग रही हूं मैं? वीरेंद्र का मुंह तो खुला हुआ था।
वो 2 सेकंड तक उसको देखता का देखता रह गया। तभी सैम ने रसिका को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बहुत हॉट लग रही है। संजय सर से कहकर मैं तुम्हें बहुत फिल्म करवा दूंगा, मुझे बस एक मौका तो दो। इतना कहकर सैम ने रसिका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ये चीज रसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अनकंफर्टेबल हो गई। अचानक तभी वीरेंद्र को होश आया और जब उसने सैम का हाथ रसिका के कंधे पर देखा तो वो गुस्से के मारे खौल गया। तभी उसने फौरन रसिका का हाथ लेकर उसे अपनी तरफ कर लिया और कहा, बहुत अच्छी लग रही हो रसिका। वो मैं किसी बात के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। रसिका को वीरेंद्र की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो स्माइल करके अपना सिर हिलाने लगी। कम ऑन एवरीवन, अब हम सीन शूट करें, वरना फिर से सूरज ढल जाएगा, है ना? वीरेंद्र ने सैम को ताना मारते हुए कहा। तभी सैम ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ, और वो कैमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। सीन बस शूट होने वाला था। वीरेंद्र और रसिका ने अपनी अपनी जगह ले ली थी। वीरेंद्र को बहुत ही नर्वसनेस महसूस हो रही थी, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उसको रसिका को अपनी बाहों के अंदर लेना था। अरे यार, ये कैसा सीन है। कहा मैं रसिका से बात करना भी पसंद नहीं करता और अब आज मुझे उसे अपनी बाहों में लेना पड़ रहा है। पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रसिका के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। कभी वो अपने बाल ठीक कर रही थी तो कभी लिपस्टिक। यस, फाइनली आज मुझे वो मौका मिल ही गया। अब देखना वीरेंद्र, तुम्हारे करीब आकर मैं कैसे अपना जादू तुम्हारे ऊपर चलाऊंगी। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। डायरेक्टर के इशारा देते ही वीरेंद्र से जो कहा गया था वो करने लगा। वीरेंद्र अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ रसिका भागते हुए उसकी तरफ आई। वो दोनों अपना काम इतना परफेक्टली कर रहे थे कि लग नहीं रहा था जैसे पहली बार एक्टिंग कर रहे हो। रसिका दौड़ते हुए वीरेंद्र की बाहों में आ गई और उसने कस के उसको हग कर लिया। वो हग इतना टाइट था कि सच में ऐसा लगा कि जैसे रसिका प्यार में आकर वीरेंद्र को हग कर रही है। वीरेंद्र को पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर मौके की नजाकत को समझते हुए उसने भी रसिका को अपनी बाहों में भर लिया। पीछे से रसिका का ब्लाउज काफी ज्यादा डीप था, इसीलिए वीरेंद्र हग करते हुए उसकी पीठ को महसूस कर पा रहा था। रसिका की स्किन रुई के जैसे मुलायम थी। वीरेंद्र ने आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की को ऐसे टच नहीं किया था, इसीलिए उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। वीरेंद्र पहले तो वो सब करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन मौका पड़ने पर उसे भी वो एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो रसिका की छुअन को अपनी आत्मा तक महसूस करने लगा। वीरेंद्र के रिएक्शन से रसिका समझ गई कि वो रसिका से फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए रसिका वीरेंद्र की पीठ पर अपना हाथ फेरने लगी। उस गुदगुदाहट की वजह से वीरेंद्र को और ज्यादा अच्छा लग रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र का पैर फिसल गया और वो रसिका को लेकर पहाड़ी के ऊपर गिर गया। वो दोनों रोल होते हुए कुछ दूरी तक लुढ़कते जा रहे थे। अरे सर, ये तो लुढ़कते जा रहे हैं। अचानक तभी डायरेक्टर के एक आदमी ने कहा। तभी सैम उसको चुप कराते हुए बोला, रुक जाओ, जैसा सीन आ रहा है उसको लेने दो। उन लोगों ने कैमरा बंद नहीं किया और सीन को रिकॉर्ड करते गए। एक दूसरे के बदन से लिपटे हुए रसिका और वीरेंद्र लुढ़कते जा रहे थे। वीरेंद्र ने रसिका की कमर को कसकर पकड़ रखा था ताकि उसकी पकड़ छूट न जाए। रसिका ने भी अपने चेहरे को वीरेंद्र की बाहों में छिपा रखा था। उसे गिरने से डर लग रहा था। तभी एक पत्थर से टकराकर वो दोनों रुक गए। रसिका ने हल्की सी आवाज में कहा। तभी वीरेंद्र घबरा गया और उससे पूछने लगा, अब तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? रसिका गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर उसकी जुल्फें पड़ी हुई थी। तभी वीरेंद्र ने अपनी उंगलियों से बड़े ही प्यार से उसकी जुल्फों को कान के पीछे किया और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए पूछा, तुम ठीक हो रसिका? तभी रसिका ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और होता भी कुछ कैसे, तुम थे तो सही मुझे बचाने के लिए। वीरेंद्र इस बात पर झेप गया। तभी उसने रसिका की कमर पर से अपना हाथ हटा लिया और उससे थोड़ा अलग होने लगा। कट। तभी पीछे से संजय की आवाज सुनाई पड़ी। वीरेंद्र और रसिका एकदम घबरा गए और एक दूसरे से बोले, अब हमने तो पूरा सीन खराब कर दिया। पैर फिसलने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। उठो जल्दी, लगता है ये लोग डांट लगाएंगे अब हमें। रसिका घबरा कर उठी फौरन वीरेंद्र के ऊपर से। तभी संजय और उसकी पूरी टीम जोरदार तालियां बजाने लगी। तालियों की गूंज सुनकर वीरेंद्र और रसिका को हैरानी हो गई। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी संजय खुशी के मारे वीरेंद्र के पास आया और उसको अपने गले से लगाते हुए बोला, व्हाट अ शॉट मैन। सच में मजा आ गया यार।
हमसे कई गुना क्रिएटिव हो तुम लोग यार। हमारा दिमाग तो इस तरफ गया ही नहीं कि इस सीन को और ज्यादा रोमांटिक और मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन सच में तुमने तो कमाल कर दिया है यार, कमाल। ये सुनकर रसिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नौसिखिया होने के बावजूद भी वो लोग उसके काम को इतना ज्यादा पसंद करेंगे। उसकी पीठ पर थपथपाने के बाद संजय ने वापस अपनी जगह ले ली। वहीं दूसरी तरफ रसिका शर्मा कर वीरेंद्र को देख रही थी। वो सब क्या था वीरेंद्र? क्या सच में तुम सीन शूट कर रहे थे या फिर मेरे सुंदर होने का फायदा उठा रहे थे? क्या वीरेंद्र को रसिका पसंद आने लगी थी? क्या वीरेंद्र अपनी लिमिट क्रॉस करके रसिका के साथ कुछ ऐसा वैसा कर बैठेगा? शूटिंग की आड़ में उन दोनों का रिश्ता क्या कोई नया मोड़ ले लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जितना सोचा था चीजें उससे काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वीरेंद्र को रसिका को बाहों में लेना ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि रसिका के साथ उसको और भी काफी कुछ करना पड़ेगा। पैर फिसलने की वजह से वीरेंद्र और रसिका एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। पर हैरानी की बात यह थी कि वीरेंद्र को वो सब करने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा था। वीरेंद्र के बोल्ड सीन्स की वजह से संजय और उसकी टीम उससे काफी इंप्रेस हो चुके थे। अभी 2 मिनट का ब्रेक है, सीन चेंज होगा, इसलिए एक्टर और एक्ट्रेस के ड्रेसेस भी चेंज होंगे। इतना कहकर संजय वापस अपनी जगह पर बैठ गया और शॉट को रिप्ले करके देखने लगा। तभी रसिका मुस्कुराते हुए वीरेंद्र से बोली, तो कैसा लगा तुम्हें मेरे साथ एक्ट करके? वीरेंद्र झेप गया। उसे खुद नहीं पता था कि कुछ देर पहले उसने रसिका के साथ वो सब कैसे कर दिया। तभी उसने इधर उधर देखते हुए बोला, ठीक ठाक, मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं चेंज करने के लिए चला जाता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र अपनी नजरें चुराकर भाग गया। तभी रसिका स्माइल करते हुए अपने आप से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं छोटे से छोटा मौका नहीं छोड़ने वाली वीरेंद्र। 2 मिनट के लिए मेरी छुअन का एहसास करके ही तुम्हारा ये हाल हो गया। अब आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। ब्रेक होने की वजह से वीरेंद्र अपनी वैनिटी वैन में आकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बार बार रसिका का वही चेहरा आ रहा था जब वो उसकी बाहों में थी। रसिका की कमर की छुअन का एहसास अभी तक उसके सिर पर सवार था। ये क्या हो रहा है मुझे? एक बार बस रसिका को अपनी बाहों में लेने की वजह से मुझे क्यों उसकी आदत सी लग रही है। मैं रसिका के बारे में भूल ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कुछ कुछ पैदा हो रहा है। लेकिन ये प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन, मैं समझ नहीं पा रहा। वीरेंद्र काफी ज्यादा कंफ्यूज था। रसिका की खूबसूरती के जाल में वो फंस चुका था। एक बात तो पक्की थी, अचानक तभी उसके फोन में किसी का नोटिफिकेशन आया। वीरेंद्र ने अपना सिर दबाते हुए फोन उठाया। तभी उसने पाया कि शिवानी का उसको मैसेज आया हुआ था। उसने शिवानी के मैसेज को खोला। मैसेज में शिवानी ने लिखा था, पता नहीं वीरेंद्र, लेकिन क्यों मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। काश मैं तुमसे मिल पाती। ये पढ़कर वीरेंद्र हैरान हो गया। उसे शिवानी की फिक्र होने लगी। शिवानी ऐसा मैसेज क्यों कर रही है? तभी वीरेंद्र भी यहां से शिवानी को मैसेज लिखने लगा। अचानक उसका मूड कुछ खराब हो गया और उसने अपना फोन वापस टेबल के ऊपर रख दिया। वीरेंद्र अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये मैं क्या कर रहा हूं? एक तरफ शिवानी, दूसरी तरफ रसिका, ऐसे करके मैं दोनों की जिंदगी खराब कर रहा हूं। वीरेंद्र को बुरा लग रहा था। उधर शिवानी न जाने मेरे बारे में क्या क्या फील करती है। ऐसा करके मैं उसको भी धोखा दे रहा हूं। इधर मुझे रसिका के साथ भी ये सब नहीं करना चाहिए। मेरे पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सैम मुझे पैसे दे चुका है और वो पैसे बहुत ज्यादा हैं। मुझे पैसों की हमेशा से जरूरत थी। अब जब मेरे पास सामने से चलकर ऑफर आया है तो मैं उसे ऐसे कैसे मना कर दूं?
वीरेंद्र सोचते सोचते अपने नाखून चबा रहा था। कुछ देर पहले जहां उसे लगा था कि शायद उसने अपना मन एक तरफ कर लिया है, अब वो गलत साबित हो रहा था, क्योंकि बात अब उसके सन्यासी जीवन और पैसों की नहीं थी। अब बात शिवानी और रसिका के बीच की थी। आज 2 मिनट का सीन करके ही मैं रसिका को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। आगे आगे न जाने हम दोनों के बीच और क्या हो जाएगा, और कहीं ये चीज कोई और दिशा ना ले ले। अचानक तभी किसी ने वैनिटी के दरवाजे पर खटखटाया। वीरेंद्र, आ जाओ, शॉट रेडी है। तभी वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया और वो वैनिटी वैन से निकलकर बाहर चला गया। अब देखो, यहां पर तुम खड़े होगे और रसिका पीछे से आकर तुम्हें हक करेगी। तुम्हें रसिका के हाथ पर अपना हाथ रखना है और उसे ऐसे आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक है? दूसरा सीन शूट करने के लिए सैम वीरेंद्र को सब कुछ समझा रहा था, लेकिन वीरेंद्र पहले की तरह एनर्जेटिक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से ये पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा लॉस्ट है। उसने पुतले की तरह अपना सिर हिला दिया और उसके बाद कैमरा रोल हो गया। रसिका पहले की तरह पूरी मोहब्बत के साथ भागती हुई पीछे से आ रही थी। अचानक उसने वीरेंद्र को कस के हक कर लिया। वीरेंद्र ने कांपते हुए हाथों से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बड़े ही अजीब ढंग से उसे अपने आगे किया। कट! अचानक तभी संजय की आवाज आई। वीरेंद्र और रसिका तुरंत रुक गए। वीरेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो यार? कैसे सीन समझाया था और तुम कैसे कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा दिमाग यहाँ पर है ही नहीं। संजय ने थोड़ा सख्ती से कहा। वीरेंद्र चेप गया, पर रसिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसको हुआ क्या है। चलो, दोबारा से ट्राई करो। संजय ने इतना कहकर वीरेंद्र को एक और मौका दिया। रसिका दोबारा पीछे से आकर उसको रोमांटिक वे में हग करने लगी, लेकिन इस बार भी वीरेंद्र से वो सीन नहीं हो पा रहा था। कट करो यार, क्या क्या कर रहा है ये लड़का? इसे जाकर समझाओ यार अच्छे से कि आखिर करना क्या है। संजय ने इरिटेट होकर कहा और कैमरा बंद कर दिया। तभी सैम भागता हुआ वीरेंद्र और रसिका के पास आया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? 2 मिनट पहले तो तुमने इतनी अच्छे से परफॉर्मेंस दी है, अब तुमसे क्यों नहीं हो पा रहा? तभी रसिका ने सैम को इशारा करते हुए कहा, 1 मिनट, आप रुक जाइए, मैं वीरेंद्र को समझाती हूँ। हम पक्का अगली बार अच्छे से करेंगे। तभी सैम अपनी आंखें तरेरते हुए वहां से चला गया। रसिका ने वीरेंद्र के हाथ अपने हाथ में लिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ वीरेंद्र? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही? पहले तो तुमने पूरे मन से वो सीन किया था। मैं जानती हूं कि वो सब एक्टिंग नहीं थी, मैं तुम्हें सच में पसंद आने लगी, इसीलिए तुमने पूरी सच्चाई के साथ उसमें काम किया था। तो फिर अभी भी वही समझो ना, बस ये सोचो कि मैं तुम्हारी हूं और अब हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। रसिका की आंखों में एक अलग ही कशिश थी, या फिर ये कह सकते हैं कि बरखा होने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से वीरेंद्र सम्मोहित हो रहा था। रसिका के एक बार समझाने पर ही वीरेंद्र जैसे समझ सा गया और अपना सिर हिलाने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी वो सब कुछ करने का बहुत ज्यादा गिल्ट था। दूसरी तरफ मुखिया देवकीनंद अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे सीन के मजे ले रहा था। तभी उसके एक आदमी ने आकर पूछा, मुखिया जी, समझ नहीं आ रहा हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? हमारा काम क्या है यहाँ पर? तभी मुखिया ने उसके सिर पर टपी मारते हुए कहा, अबे उल्लू के पट्टे, अबे हमारा काम है आगे मजे लेना, हा? क्या बात है, तुझे मजा नहीं आ रहा क्या? देख कितनी सुंदर हीरोइन है, हमारा लड़का किसी हीरो से कम है क्या? तभी उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो तो मैं समझ गया मालिक, लेकिन इसमें आपको इतना क्या अच्छा लग रहा है? मतलब वीरेंद्र तो हमारा दुश्मन है ना? तो फिर? ये सुनकर मुखिया हंसने लगा और अपनी मूंछों को ताड़ते हुए बोला, यही तो बात है,
जब दुश्मन की बर्बादी होती है ना, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। बर्बादी? कैसी बर्बादी मालिक? मैं कुछ समझा नहीं। तभी मुखिया अंगड़ाई लेते हुए बोला, "तो यार, वीरेंद्र ने सन्यासी बंदी छोड़कर ये सब काम करने शुरू कर दिए हैं। लड़की के साथ चिपक रहा है, उसे अपनी बाहों में ले रहा है, तो ये तो इसकी बर्बादी हुई ना। अब बहुत जल्दी इसकी सभी क्लिप वायरल हो जाएंगी, तो कोई भी इसके आश्रम में आकर टिकेगा भी नहीं। शिवन का मन बदल के इसने जो मेरा नुकसान किया है ना, उसका बदला तो लूंगा ना मैं।" ये सब बोलते वक्त मुखिया की आंखों में एक बदले की भावना थी। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान और अपने अंदर खूब सारी उमंग लिए करिश्मा खुशी खुशी लंगड़ा आश्रम की ओर बढ़ रही थी। उसके चलने के तरीके और हाव भाव से लग रहा था कि करिश्मा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने आप से बोली, मुझे सबसे पहले वीरेंद्र को मिलकर थैंक यू बोलना है। उसकी वजह से आज मैंने सब कुछ ठीक कर लिया अपनी लाइफ में। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी जिंदगी से मुंह मोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना और उनको छोड़कर जाना बेवकूफी है। मेरे ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर हैं। अगर मैं ऐसे अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर चली गई तो उन लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा और वो चीज गलत है। इस बारे में सोचते सोचते करिश्मा लंगड़ा आश्रम पहुंच गई। लेकिन वहां जाते ही जब उसने बाहर पड़ा हुआ ताला देखा तो वो हैरान हो गई। अरे, यहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। कहाँ जा सकता है वीरेंद्र? कुछ देर यही इंतजार करती हूँ, शायद पास में कुछ लेने गया हो। इतना कहकर करिश्मा आश्रम के बाहर ही थोड़ा टहलने लगी। वीरेंद्र का इंतजार करते करते उसे लगभग आधा घंटा हो गया था। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रही थी, तो कभी कुछ दूरी पर उचक उचक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से उसको वीरेंद्र की झलक मिल जाए। लेकिन काफी देर रुकने के बाद भी जब उसे वीरेंद्र का कोई नामो निशान नहीं मिला तो वो परेशान होने लगी। इतनी देर हो गई, अभी तक वीरेंद्र आया नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी देर में भी आने वाला है। तभी करिश्मा ने अपने पर्स के अंदर से एक पेन और पेपर निकाला। डियर वीरेंद्र, मैं तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए आई थी, लेकिन शायद तुम कहीं गए हुए हो। जब भी आश्रम लौटो तो मुझे कॉल जरूर करना। मुंबई जाने से पहले मैं तुमसे एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर मैसेज या कॉल कर देना। एक छोटे से पेपर पर ये सब लिखकर करिश्मा ने वो पेपर आश्रम के दरवाजे के अंदर स्लाइड कर दिया और उसके बाद वो मुस्कुराकर अपने आप से बोली, चलो करिश्मा, अपने इस नए रूप के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ। करिश्मा ने खुद से कहा, सबसे पहले मुझे संजय सर की टीम को ढूंढना होगा। उनके साथ मिलकर मुझे सॉरी बोलना है और शूटिंग को स्टार्ट करना है। पता नहीं वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे मेरी वजह से। ये बोलते हुए करिश्मा फौरन वहां से निकल गई। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था और अब वो वापस अपने काम पर लौटना चाह रही थी। वीरेंद्र, मेरी आंखों में देखो, देखो इनके अंदर तुम्हारे लिए कितना प्यार है। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता? तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये सब कुछ, ये एक्टिंग, सैम, संजय, सब कुछ, और बस एक चीज को याद रखो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। तो क्या बदले में तुम्हें भी मुझे पसंद नहीं करना चाहिए? रसिका प्यार भरी बातें करके वीरेंद्र को फंसाने की चाल में थी। वीरेंद्र बहुत देर तक उसकी बातें सुनता रहा। अचानक तभी उसने अपना हाथ झटका और रसिका से सख्ती से कहा, नहीं रसिका, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा। वीरेंद्र ने परेशान होकर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। तभी रसिका वापस उसके सामने आई और बोली, वीरेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस मोमेंट पर आकर तुम मना नहीं कर सकते, वरना बहुत गलत हो जाएगा।
मेरे ऊपर भरोसा रखो वीरेंद्र, मैं बुरी नहीं हूं, मैं कभी भी तुम्हारा गलत नहीं चाहूंगी, प्लीज मेरा विश्वास रखो। हम शूट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तुम दोनों रेडी हो? सैम ने कैमरे के पास बैठे हुए चिल्लाकर पूछा। तभी रसिका ने फौरन कह दिया, हाँ हम लोग तैयार हैं। उसके बाद वो वीरेंद्र के करीब आकर बोली, मेरी बात याद रखना वीरेंद्र, और मुझ पर भरोसा करना। इतना कहकर शूट फिर से स्टार्ट हो गया। रसिका ने पीछे से आकर वीरेंद्र को हक कर लिया। वीरेंद्र अंदर से अभी भी बेचैन था। इससे पहले कि वो आगे रसिका के साथ कुछ और करता, अचानक तभी वहां पर कोई आकर चिल्लाया, रुक जाओ और ये शूटिंग बंद करो। कौन था ये शख्स जो शूटिंग करने के लिए मना कर रहा था? क्या इसका वीरेंद्र से कोई नाता था? दूसरी तरफ क्या करिश्मा वापस संजय की टीम से मिल पाएगी? करिश्मा के आने की वजह से क्या वीरेंद्र शूटिंग करने से मना कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए